नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज सेहत संवाद की आज की कड़ी में हम बात करेंगे आपके सबसे कोमल अंग की, जो कि है आपकी आंखें, जिससे आप पूरी दुनिया देखते हैं, हर चीज समझते हैं, हर चीज को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आंखों का आप ख्याल कैसे रखें? क्या कुछ आपके लिए खास होना चाहिए? क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या जरूरी है, या क्या ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है? इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ आज मौजूद है रायपुर के फेमस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक जैन जी। अरिहंत नेत्रालय में मैं मौजूद हूँ। लगभग 40 साल से नेत्रालय यहाँ पर है और कितनी ही पीढ़ियों का इलाज कर चुका है। और आज उन्हीं के साथ बात करेंगे और वो बताएंगे कि आपकी आंखों के लिए क्या है खास और क्या जरूरी है जो आपको करना है और क्या है जो आपको अभी से नहीं करना है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल कौन सी बीमारियां हैं जो आम हो चुकी हैं, जिसे मरीजों को या लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? थैंक यू आना जी। सबसे पहले तो मैं बच्चों की आँखों की समस्याओं से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम की समस्या हो रही, जो कि छोटे बच्चों में भी शुरू हो चुकी है। कॉमनली ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी पेरेंट्स जो है मोबाइल हाथ में दे देते हैं, और उसकी वजह से 1, 2, 3, 4 साल के बच्चों में भी आँखों की समस्या, खासकर नज़र कमज़ोर होना और कॉमन इन्फेक्शन वगैरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज से 40 साल पहले जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो उस समय हमने बच्चों में आँखों की समस्या लगभग नहीं के बराबर देखी थी, और आज हम देख रहे हैं कि ये बहुत कॉमन हो चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमको समझ आ रहा है वो है बच्चों को डिजिटल आई स्ट्रेस से पेरेंट्स दूर नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों में मायोपिया या दूरदृष्टि दोष नाम का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और चश्मा, माइनस नंबर के चश्मे बच्चों की आंखों में आ रहे हैं। तो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब जहाँ तक हो सके बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए मोबाइल उनके हाथ में न दें। कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया और बच्चा फिर खाने लगा, तो इस तरह से उसको मोबाइल या डिजिटल टीवी की, मोबाइल की आदत सी पड़ जाती है, और फिर वो उसके बगैर रह नहीं पाता है। और इस तरह से आँखों पे लोड इतना पड़ता है कि वो फिर धीरे से दृष्टि की समस्या, रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम कहते हैं, चश्मे का नंबर, वो शुरू हो जाता है। जनरली ये प्रॉब्लम 2 साल की एज के बाद शुरू हो जाते हैं, उसके लक्षण आने लगते हैं। बच्चे की आंखें लाल होना, बार बार वो आंखें मसलने लगते हैं। तो इसका सबसे पहला लक्षण है नज़र कमज़ोर होने का, कि अगर आप देखें कि आपका बच्चा बार बार आंखों को मसल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि उसको देखने में समस्या आ रही है, इसलिए बार बार रगड़ करके वो आंखों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो जैसे जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनकी आंखों में भी कभी ना कभी समस्या दी जाती है। तो बच्चा कभी ऐसा होता है कि फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, इतना टेलीविज़न भी नहीं देखता, लेकिन फिर भी पैदा हुए बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। यस, ऐसा भी होता है, और इसका मुख्य कारण जेनेटिक या आनुवंशिक होता है। कि अगर उस बच्चे के पेरेंट्स को पहले से ही मोटा चश्मा लगा हुआ है, तो ऐसे बच्चों में जेनेटिक कारण से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, 3 तरह के चश्मे की प्रॉब्लम्स होती है। मायोपिया मतलब माइनस नंबर का चश्मा, हाइपरमेट्रोपिया मतलब प्लस नंबर का चश्मा, और एस्टिग्मेटिज्म मतलब सिलेंड्रिकल नंबर का ग्लास, जो कि प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये ज़्यादातर पैदाइशी जो प्रॉब्लम होते हैं वो हेरिडिटरी नेचर के होते हैं, और कुछ और भी पैदाइशी आँखों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि अगर बच्चा प्री मैच्योर चाइल्ड होता है, 7 महीने या उससे कम का उनका गेस्टेशनल पीरियड या गर्भावस्था काल होता है, तो उसमें बच्चे की आँखों में रेटिना का या आँखों के कई हिस्सों का पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। और मोस्ट कॉमन जो पैदाइशी बीमारी है, जिसको हम आंसू की नली का ब्लॉकेज कहते हैं, या कॉन्जेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस नाम की एक बीमारी है, जिसमें कि बच्चे की
पैदा होने के हफ्ते या 15 दिन के अंदर एक आंख से आंसू झरने लगता है। बिना किसी कारण के भी एक आंख से आंसू बहने लगता है, तो उसमें आंसू की नली ब्लॉकेज पाया जाता है, जो कि तुरंत उस डॉक्टर के परामर्श से जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो ये कंजेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस नाम की पैदाइशी बीमारी है। इसके अलावा अगर जन्मजात अगर दूसरे नेत्र रोगों की बात की जाए तो पैदाइशी मोतियाबिंद भी कई 1000-2000 में एक बच्चों में पाया जाता है। पढ़ने की बात आती है तो ज़्यादा किताबों को पास रखते हैं, क्योंकि अभी आपने एक फ़ोन का भी एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में फ़ोन रहता है तो आंखों पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो किताबों को भी ज़्यादा करीब से देखते हैं तो भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। लाइट को भी देखते हैं कि ऊपर नहीं लगानी चाहिए। एक बार मैं इंस्टा पर रील देख रही थी तो उन्होंने कहा येलो लाइट आंखों के लिए अच्छी है, व्हाइट लाइट आंखों के लिए अच्छी नहीं है। ये थोड़ा मिथ और समझना चाहेंगे। जी हाँ, बच्चे अगर पास से ला कर के किताब पढ़ रहे हैं, मोबाइल पास से देख रहे हैं, तो उनकी आंखों की सिलियरी मसल्स होती है जो कि आंखों को लेंस को एडजस्ट करती है, जिसको हम एक तरह से एकोमोडेशन पावर कहते हैं। जितनी कम उम्र होती है व्यक्ति की या जितना छोटा बच्चा होता है उसका एकोमोडेशन पावर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उतने पास से फोकस करने की उसकी क्षमता होती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब लगातार बच्चा या कोई एडल्ट व्यक्ति भी अगर पास से काम करता है तो उसका एकोमोडेशन पावर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जो सिलियरी मसल्स होती हैं आँखों की, जो कि एकोमोडेशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एकोमोडेशन करने के लिए, वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। तो उस वजह से भी बच्चों की आँखों में या बड़ों के में चश्मे का नंबर उतर आता है। तो बड़ों में ये नंबर प्लस नंबर के रूप में आता है और बच्चों में ज़्यादातर माइनस नंबर के रूप में आता है कि बच्चा पास का बहुत ज़्यादा जोर लगा करके देखता है तो उसकी आँखों की मसल्स वीक होती है, इसलिए फिर उसको चश्मे का नंबर आ जाता है। और जो येलो और व्हाइट लाइट के मिथ है जो कहते हैं कि भाई येलो लाइट लगाइए अपने रूम में, ये आंखों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें कोई आँखों की रेटिना में दुष्प्रभाव नहीं होता है। येलो लाइट जो है पॉजिटिव एनर्जी को देती है, उसको सनलाइट के इक्विवेलेंट माना गया है। और वाइट लाइट जो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट वाइट लाइट में ज़्यादा होती है, येलो लाइट थोड़ी सी वार्मथ होती है। पर अगर लाइट की इंटेंसिटी से ज़्यादा आँखों में प्रभाव पड़ता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो आँखों के रेटिना को प्रभावित कर सकती है, दुष्प्रभाव कर सकती है। बट नॉर्मल इंटेंसिटी की येलो और वाइट दोनों लाइट में इंसान इक्वली कंफर्टेबल रह सकता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं हम चश्मा ना लगाएं, क्योंकि अभी आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं पढ़ना है या फ़ोन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो अमूमन देखा जाता है कि लोग सर्जरी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये कितनी फ़ायदेमंद रहती है? क्या सच में ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो सर्जरी होती है, वो उससे पूरी लाइफ के लिए आप चश्मा हटवा सकते हैं? चश्मा हटाने की अगर आप बात करें तो इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, पर वो हर एज के हिसाब से ही होते हैं। हर एज में हर सर्जिकल ऑप्शन जो सूटेबल नहीं होता है। सपोज आप यंग पेशेंट्स की बात करें या जो भी आजकल लेज़र ट्रीटमेंट करके चश्मा नंबर हटाया जाता है, उसका जो है बेस्ट उनके लिए उपयुक्त एज होती है 18 से लेकर के 45 ईयर्स। 18 से 45 की उम्र में लेसिक लेज़र या कई तरह के और भी लेज़र हैं, जायोप्टिक्स है, फ्लैपलेस लेज़र है, इनके द्वारा चश्मा हटाया जा सकता है। और खासकर -2 नंबर या उससे अधिक के चश्मे हटाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं अपने मरीजों को। -2 नंबर से कम का चश्मा हटाना उतना ज़रूरी नहीं होता है। वो उसी पर्पज़ से हटाया जाता है जब किसी को चश्मे की वजह से जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको खेलने में दिक्कत होती है। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चश्मे की वजह से आती है तो फिर हम लेस देन -2 या +2 में भी चश्मा हटाने का रिकमेंडेशन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जो लोग ऑपरेशंस कराते हैं वो ऐसा बताते हैं कि नहीं बस एक ही बार हो पाता, उसके बाद नहीं हो पाता, ये पूरे तरीके से हट नहीं पाता है, चश्मा तो यार फिर भी लगाना पड़ता है। ये सब मिथ है या सच में होता है? जिस तरह से सभी चीज़ों में एक लिमिटेशन होता है, उसी तरह से लेज़र ट्रीटमेंट का भी एक लिमिटेशन है कि वो
1 से लेकर -8 तक के सक्सेसफुली रिजल्ट है। और कभी कभी ये होता है कि और 40 इयर्स 45 इयर्स तक ही इसका लेज़र ट्रीटमेंट का असर रहता है। उसके बाद जो एज रिलेटेड चेंजेस जो आँखों में आते हैं, जैसे कि एज के साथ सारा शरीर भी कमज़ोर होता है, उसी तरह से आंखें भी एज के साथ कमज़ोर होती है। तो 45 इयर्स के बाद आपको वापस चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, खास करके पढ़ने के चश्मे की ज़रूरत। और जो आपने पूछा कि दोबारा भी हो सकता है क्या, या पावर वापस भी आ सकता है क्या, ऐसा भी है। कई बार कुछ शारीरिक कंडीशंस हो, लेज़र कराने के बाद व्यक्ति को टाइफाइड, मलेरिया, बहुत सारी दूसरी बीमारी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए खासकर, जिसकी वजह से आँखों में दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो वापस चश्मा नंबर आ भी सकता है। और रेयर केसेस में दोबारा भी लेज़र किया जा सकता है। क्योंकि आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं और अमूमन हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट रहता ही है, तो डायबिटिक होने से आंखों पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल हम जो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ मीन्स इंडिया, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इंडिया, जहाँ कर हर तीसरा या चौथा व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहा है ना। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से, लाइफ स्टाइल, खान पान और काफ़ी सारी बातों की वजह से आजकल डायबिटीज़ कॉमन होता जा रहा है। इसकी वजह से दो चीज़ें होती है। पहला तो रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें कि शुगर के धब्बे आँख के रेटिना में जमने लग जाते हैं और उस वजह से फिर कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट भी डेवलप हो जाता है। कैटरेक्ट की एक विशेष स्थिति है जो कि डायबिटीज़ और यूवेइटिस के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो जाता है। और रेटिना ख़राब होने की वजह से कैटरेक्ट सर्जरी भी कॉम्प्लिकेट होती है। और साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पक्ष है, काला मोतिया भी डेवलप होने का रिस्क डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा रहता है, जिसको ग्लूकोमा कहा जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। खासकर 40 साल की उम्र के बाद होता है, या जिनकी फैमिलियल डायबिटीज़ होती है, जिनकी फैमिली में माइनस नंबर के मोटे चश्मे, हाई मायोपिया होता है, उनमें ये और ज़्यादा कॉमन होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स क्या खास ख्याल रखें या कैसे पता लगे कि भाई कोई दिक्कत अब आने लग रही है? रेगुलर चेकअप कराना ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। 40 साल की उम्र के बाद हर डायबिटिक व्यक्ति को साल में एक बार अपना दवा डाल करके जो हम लोग जांच करते हैं, जिसको पुतली फैला के या डायलेट करके जांच करना कहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मल जांच में डायबिटिक रेटिनोपैथी या ग्लूकोमा का पता नहीं चलता है, इसलिए दवा डाल के जो हम लोग 1 घंटे तक पेशेंट को बिठाते हैं, जिसमें हम लोग फंडस चेक या डायलेटेड एग्जामिनेशन कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ही कंफर्म होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ का साइड इफ़ेक्ट, चाहे वो रेटिनोपैथी के रूप में हो, ग्लूकोमा के रूप में हो या कैटरेक्ट के रूप में हो, नहीं हो रहा है। और बारिशें लगभग हमें देखने को मिल भी रही है, इन मौसम में आंखों का कैसे ख्याल रखें? क्या क्या कुछ बीमारियां हैं जो इस मौसम में हो भी जाती हैं और लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है? सबसे ज़्यादा तो बारिश के मौसम में वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आँख आने की बीमारी, जिसको कई बार बांग्लादेश भी पहले कहा जाता था, वो होती है, जिसमें कि डिस्चार्ज आँखों में आता है, लाल हो जाती हैं आँखें और चिपचिपापन रहता है, खुजली होती है। तो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपन हाइजीनिक प्रिकॉशंस, खासकर जिस तरह से हम लोग कोरोना के समय में हाइजीनिक प्रिकॉशंस अच्छी तरह रखते थे, हाथ बार बार क्लीन करते थे, सोप वाटर वॉश करते थे, वो सावधानी अगर रखें और आँखों को गंदे हाथों से न छुएं, तो इन्फेक्शन से आसानी से बचा जा सकता है। और अगर टू व्हीलर ड्राइव करते हैं आउटडोर में, आप अगर गॉगल से, चश्मे की सहायता से पॉल्यूशन, धुएं से अगर आँख को बचा सकें, तो आँखों का इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं। इसके अलावा और कॉमन हाइजीनिक प्रिकॉशन के रूप में आप कॉमन नैपकिन, टॉवेल वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे से ये वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से अगर एक मेंबर को हुआ तो घर के सारे मेंबर को चपेट में ले सकता है। कुछ ऐसे जो आई ड्रॉप्स होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहें कि अगर आंखों को रिफ्रेश करना है तो ये वाला आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं? ज़्यादातर चूँकि आजकल के ज़माने में
कंप्यूटर आई स्ट्रेन, हम लोग जिसको कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या डिजिटल विज़न सिंड्रोम कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। हर किसी का स्क्रीन टाइम आजकल 2 से 4 घंटे, या कई कई व्यक्तियों ने तो हमें पेशेंट बताते हैं कि सर हमारा 12-12 घंटे तक स्क्रीन टाइम रहता है। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध होते हैं, उनको डाला जा सकता है। या जिस तरह से लोग पुराने ज़माने में शुद्ध गुलाब का जल डालते थे, वो और इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो भी व्यक्ति को तभी तक यूज़ करना चाहिए जब उसको लग रहा है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, और कुछ भी तकलीफ़ होने से डॉक्टर से सलाह लेना ही उपयुक्त है। फैशन का दौर है, ड्रेस के साथ मैचिंग लेंस भी लगाते हैं और अमूमन इस तरह की तस्वीरें सामने भी आती हैं और कई केसेस आ चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कि लेंस लगाने के कारण कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, या फिर कभी कभी तो विजन ही कहीं ना कहीं चला जाता है। तो क्या ये बातें सच हैं, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस, अगर आप इस तरह से ग्लैमरस दिखना चाहते हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, या डेली लेंस नहीं लगाना चाहिए, लेंस लगाते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंस का जहाँ तक सवाल है, उसका चलन भी आजकल फैशन के दौर में, आपने सही कहा, काफ़ी बढ़ चुका है। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में मैं यही करूँगा कि उसका उपयोग जितना ज़रूरी हो उतना ही करना चाहिए। फैशन के रूप में अगर कर रहे हैं तो उसमें हाइजीनिक प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। नहीं तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से काली पुतली में अल्सर होना बहुत ही कॉमन है। कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, इनको हम क्लियर आई कहते हैं, और इसकी वजह से कई बार कॉर्नियल अल्सर की वजह से काली पुतली जिसे कहते हैं वो कई बार सफ़ेद हो जाती है। तो ये बहुत रिस्की होता है। इसमें आपको कॉन्टैक्ट लेंस फ्रेश होना चाहिए, सॉल्यूशन डेली चेंज करना चाहिए, गंदे हाथों से कॉन्टैक्ट लेंस को कभी नहीं छूना चाहिए, और कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आँख लाल है तो कॉन्टैक्ट लेंस कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खासकर जैसे बारिश के सीज़न में इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे सीज़न में भी कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करना अच्छा होता है। हम लगातार काम कर रहे हैं या लगातार पढ़ रहे हैं तो आंखों को थकान महसूस होती है। मैं अभी अगर ऑफिस में होती हूँ, लंबे समय तक अगर लैपटॉप चला रही हूँ या फिर कंप्यूटर चला रही हूँ, थोड़ी देर बाद बहुत थकान लगती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कितनी कितनी देर में हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए? जैसे बहुत ही उपयुक्त समय आपने उपयोगी सवाल किया है। इसके लिए मेरी सलाह ये है कि जितने भी स्क्रीन टाइम या ऑफिस वर्कर हैं, जिनको ऑफिस में लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब और मोबाइल पे वर्क करना होता है, एटलीस्ट पास का 2 फुट के दूरी से आप लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसके बाद हर 20 से 30 मिनट के बीच बाद में 20 से 30 सेकंड का, हर 20 से 30 मिनट वर्क करने के बाद 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप अपना हैंड हाइजीन क्लीन कर सकते हैं, बाहर जाके बालकनी में जा कर के बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब आप पास की नज़र से हटा के दूर की नज़र पे आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आँखों की मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी आँखों पे लोड कम पड़ता है। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी स्क्रीन यूज़र हैं जिनको लगातार घंटों घंटों काम करना होता है, उनको बार बार फ्रिक्वेंटली पलकों को झपकने की आदत डेवलप करना चाहिए, इंटेंशनली डेवलप करना चाहिए। जैसा कि देखा गया है कि जो भी सिस्टम वर्कर्स हैं या सिस्टम यूज़र्स हैं, वो 1 मिनट में 5 या 6 बार से अधिक पलकों को झपकते नहीं हैं। जबकि फिजियोलॉजी ये कहती है, आँखों की फिजियोलॉजी जो होती है, टीयर सर्कुलेशन होता है, आँखों के लैक्राइमल ग्लैंड होती है आँखों के बाहरी तरफ, जो कि आंसू बनाने की क्रिया करती है। उसके आंसू बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हर 5 सेकंड में एक बार पलक झपकें। अगर आप हर 5 सेकंड में एक बार पलक झपकते हैं तो आपका टीयर सर्कुलेशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बना रहता है। लेकिन सिस्टम यूज़र्स में स्टडी में पाया गया है कि वो लोग 1 मिनट में करीब 5 से अधिक बार नहीं झपकते। इवन कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हर 20 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में सिर्फ 3 बार। तो ऐसे लोगों की आँखों में ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाता है। तो उनके लिए तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम यूज़र्स हर 5 सेकंड में आँखों को झपकें, पलक झपकें, ताकि
15-20 बार पर मिनट हो जाए और उनका टीयर सर्कुलेशन बराबर मेंटेन रहे। प्लस ठंडे पानी से आँखों को दिन में 4 बार अगर धो लें तो भी उससे आँखों में काफ़ी ठंडक मिलती है। और इवन एक पामिंग की प्रक्रिया होती है कि आप अपनी हथेली के गद्दों से आँखों को हल्का-हल्का मल सकते हैं, जिससे आँखों का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। ऑफिस में जाकर तो ऐसा करना बहुत दिक्कत रहती है। अगर मान लीजिए मैं एक सीट पर बैठी हूँ, मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैंने कई बार 20 मिनट लगातार आपने जैसे बताया काम करने के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, तो क्या मैं करूँ? उस समय बैठे-बैठे क्या कर सकती हूँ? ऑफिस में तो जाना कहीं न कहीं परेशानी रहती है, तो कहते हैं ना बॉस की नज़र आपके ऊपर रहती है। आप आंखें बंद करके 1 मिनट या 20 सेकंड के लिए पामिंग करके आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। रूम में ही डिस्टेंट विज़न जो कॉर्नर्स ऑफ द रूम देख सकते हैं, उससे भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। हमेशा डॉक्टर ये कह देते हैं कि अगर आपको चश्मा लगा है तो आप बीच-बीच में ये एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। ये पेंसिल वाला विज़न जो मुझे अभी याद आ रहा है वो भी मैंने कहते हैं ना सोशल मीडिया पर ही देखा है कि ये एक्सरसाइज आँखों के लिए करते रहने चाहिए। नहीं, जो पेंसिल वाला जो एक्सरसाइज है वो मेरी सलाह से सही नहीं है, हाँ। क्योंकि वो नियर विज़न के लिए काम करता है। पर आज के ज़माने में हर व्यक्ति नियर विज़न का काम दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में करता ही रहता है। उससे बेहतर है कि आप आँखों को आठों दिशाओं में रोटेट करें, दूर देखें और प्लस और क्रॉस ये बनाए तो आठों दिशाएं कवर होती है। आप रूम के राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, अप डाउन ऐसे आँखों को रोटेट करें, फिर अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट रोटेट करें। इस तरह से ये एक्सरसाइज आँखों को डिस्टेंट विज़न के लिए ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। नियर विज़न की एक्सरसाइज तो आपकी दिन भर यूं ही होती रहती है। तो पेन वाली एक्सरसाइज जो है और आपकी आँखों को थका देगी, बल्कि उससे आपको और टायर्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। डिस्टेंट एक्सरसाइज इज मोर नीडेड नाउअडेज इन टुडेज मॉडर्न लाइफ स्टाइल। बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आम है उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती है। आपने भी कहा है कि जैसे-जैसे बड़े होते हैं, जैसे-जैसे उम्र ढलती है, तो आपकी आँखें भी कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। तो बुजुर्गों को ख़ास ख़्याल रखना है। जी हाँ, आँखों की समस्या 60 साल के बाद तो जिस तरह से हम देखते हैं कि मोतियाबिंद सबसे कॉमन है। जिस तरह सिर के बाल सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से आँखों का लेंस सफ़ेद हो जाता है, उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो 60 साल के बाद प्रत्येक सीनियर सिटीजन को यूँ कहें तो आई टेस्ट करवाना ही चाहिए रेगुलर, हर साल 2 साल में। और कैटरेक्ट होने पर उसको समय पे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आजकल बहुत सरल लेज़र टेक्निक से, फेको टेक्निक से कैटरेक्ट रिमूव करके और बिना इंजेक्शन वाली सिस्टम से हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया फेको कहते हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी के आजकल लेंसेज उपलब्ध हैं, जिनमें कि डिस्टेंट, इंटरमीडिएट और नियर विज़न, यानी कि चश्मा पूरी तरह से उतर जाता है। कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद चश्मे की आवश्यकता नहीं होती, पेशेंट बारीक अक्षर भी बिना चश्मे के आसानी से पढ़ सकता है। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसका हर कैटरेक्ट पेशेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरे, ग्लूकोमा की बीमारी भी आजकल काफ़ी बढ़ी है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के इंसिडेंस की वजह से। तो उसके लिए भी रेगुलर चेकअप, आँखों का प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। अगर किसी के आँखों का प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अधिक जाता है तो उसको ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। तीसरी बीमारी रेटिनोपैथी की है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है चर्चा में। तो उसके लिए भी खासकर डायबिटीज़ वालों को। और आजकल जो एक और चीज़ मैं अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली देख रहा हूँ, वो ये है कि यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और रेटिना में खून के धब्बे आना, आँखों के अंदर रेटिना में खून के धब्बे आना, ये काफ़ी आजकल फास्ट लाइफ स्टाइल की वजह से, सडन शूट ऑफ ब्लड प्रेशर की वजह से सडन विज़न लॉस के केसेस भी आजकल काफ़ी देखने को आते हैं। 60 साल की उम्र के बाद भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो और चश्मा उतर सकता है? बिल्कुल, बहुत आसानी से। मोतियाबिंद तो यूजुअली बीमारी ही 60 साल के बाद की मानी जाती है। हालांकि आजकल की दुनिया में 40 साल वालों को भी हम लोग बहुत कॉमनली मोतियाबिंद देख रहे हैं, खास करके लेडीज़ लोगों में जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया होता है, सीवियर एनीमिया, जिनका हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 ग्राम होता है, उनको 40 और 35 साल की एज में भी कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है और उनको ऑपरेट करना पड़ता है।
और 60 साल के बाद तो कैटरेक्ट ऑपरेशन में रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी में बिना इंजेक्शन के ही हम 15-20 मिनट में पेशेंट को दृष्टि लौटा सकते हैं सक्सेसफुली। इवन कैटरेक्ट ऑपरेशन की एज का जहाँ तक सवाल है, मैंने 100 साल से ऊपर के भी कुछ व्यक्तियों का ऑपरेशन किया है सक्सेसफुली, जिनकी एज मुझे याद है 40 साल के मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक 105 साल के मुस्लिम बुजुर्ग का ऑपरेशन किया था, लगभग 25 से 30 साल पहले। और जब मैंने ऑपरेशन किया तो उस बाबा की 6 पीढ़ियाँ मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। तो ऐसी कोई एक आधी सब्जी जो आप बताना चाहें या कोई फल फ्रूट जो आप बताना चाहें कि हाँ ये ज़रूरी रहता है, आप इसका सेवन ज़रूर करें, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, ये आप टिप देना चाह रहे हो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, कैरेट है, बाकी फ्रूट्स, पीले रंग के फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गए, मैंगोज़ हो गए, इनमें आँखों के लिए विटामिन सी, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि हर सीज़न में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं पूरी सेहत के लिए। देखिए रायपुर में, क्योंकि आपने बता भी दिया 40 साल से ज़्यादा का समय मेरा हो चुका है, मैंने बहुत पीढ़ियों का भी इलाज कहीं ना कहीं किया है। तो आपके अस्पताल में यानी कि अरिहंत नेत्रालय में क्या कुछ खास है जो बाकियों से अलग है और ये ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ मिलेंगे आपको? वैसे तो हमारे पास सभी तरह के नेत्र रोगों का ऑपरेशन और इलाज होते हैं, पर विशेषकर लेसिक लेज़र हमारा 25 साल से चल रहा है, जो कि सक्सेसफुल है और छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगहों पर है। बाकी मोतियाबिंद की फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी वगैरह सभी कुछ, स्क्विंट सर्जरी, ये सभी कुछ, ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जरी, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जाते जाते आपसे एक सवाल और चाहूंगी कि कुछ ऐसी मिथ जो आपने भी सुनी हो कि ये मिथ है, आंखों के साथ ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वो अगर आप बताना चाहें। बहुत लोग ये मानते हैं कि आँखों में कई बार सुरमा वगैरह लगाने से, काजल लगाने से आँखों को फ़ायदा, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, पर मुझे लगता है कि उससे आजकल नुकसान अधिक होता है, फ़ायदा कम होता है। क्योंकि अब पहले जैसे प्योर विदाउट केमिकल्स वाले सुरमा, काजल बाज़ार में उपलब्ध जो भी हैं सब केमिकल युक्त हैं, उससे काफ़ी लोग पेशेंट्स में मैंने नुकसान होते हुए देखा है। डॉक्टर, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी कि फैशन के दौर में कलरफुल लेंस लगाते हैं, लेकिन लेंस तो हम नंबर वाले भी लगाने के जरिए, कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं चाहती हूँ कि ठीक है लेकिन मैं लेंस लगा लेती हूँ, नंबर वाला लेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो फायदेमंद रहता है कि वो भी नुकसानदेह रहता है? कॉन्टैक्ट लेंस का जहाँ तक सवाल है, उसकी उपयोगिता सीमित होती है। जिनको फैशन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरी हो कि अगर चश्मा इतना मोटा है कि उसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम होती है, तो पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंस लगाना डॉक्टर की सलाह पर और पूरी सावधानी के साथ फ़ायदेमंद हो सकता है, पर उसको डॉक्टर की सलाह से ही लगाएं। और अगर सूटेबल है और एज सूटेबल है तो लेसिक लेज़र कराना हमेशा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में तो इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात सेहत के कुछ और जरूरी बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।